प्राचीन भारत का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली रहा है। भारतवर्ष में ऐसे अनेक साक्ष्य मौजूद हैं जो हैरान कर देने वाले रहे हैं। प्राचीन भारत में लिखे अनेक ग्रंथ हैं जो हमें यह बताते हैं कि प्राचीन भारत में तमाम तकनीकी आविष्कार और वैज्ञानिक खोज तब हो गए थे जब विश्व के अन्य हिस्सों में लोग यायावरी अर्थात पेट भरने के लिए भोजन पानी जुटा रहे थे। विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारत में अनेक खोजें 2600 साल पूर्व ही हो चुके थे। भारत भूमि की इन अमूल्य खोजों की इतनी उपेक्षा आखिर क्यों हुई, इस पर आज भी एक ज्वलंत प्रश्न हम सबके समक्ष है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि सही वैज्ञानिक सिद्धांत एवं कार्य सदियों तक नहीं अपनाए जाते और उन विधियों को खोजने वाले वैज्ञानिक लंबे समय तक गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं और उपेक्षित रहते हैं। प्राचीन भारत में कई ऐसे वैज्ञानिक खोजें हुई जैसे गणित, रसायन, खगोल, भौतिक शास्त्र, तकनीकी विज्ञान, चिकित्सा तथा योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ जिन पर हम गर्व करते हैं। इन्होंने न केवल भारत को बल्कि विश्व को ज्ञान दिया। यहाँ की इन विधियों को ले जाकर विश्व के अन्य देशों ने उसे उस ज्ञान को आगे बढ़ाकर नए स्वरूप में पेश किया। हम यह नहीं कहना चाहते कि सभी वैज्ञानिक खोजें भारत ने ही की, परंतु 2600 साल पुराने इन गौरवशाली साक्ष्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा अरमो, सहायक प्राध्यापक इतिहास। विद्यार्थियों, आज आइडिया भारत के अंतर्गत हम प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान और उन्नति का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि चिकित्सा विज्ञान की उन्नति में किन किन आचार्यों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों अथवा राजवैद्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनमें मुख्य रूप से चरक, सुश्रुत, वाग्भट, जीवक, धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्य शामिल हैं। आशा है यह कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यद्यपि प्राचीन भारत में मानव माध्यमिक ज्ञान पर अधिक जोर देते थे, परंतु वे सांसारिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान को अनदेखा नहीं करते थे। इसी के मद्देनजर उन्होंने विज्ञान जगत के अनेक पहलुओं जैसे नक्षत्र विज्ञान, गणित, रसायन, भौतिक विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। मुना का उपनिषद में उल्लेखित है कि वैदिक कालीन विद्वानों का मानना था कि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले सांसारिक विद्या प्राप्त करना आवश्यक है, जिसके लिए वे विज्ञान सीखने में रुचि बढ़ाने लगे। चरक संहिता बौद्ध काल से भी पूर्व की मानी जाती है। चरक संहिता के महत्व को दर्शाते हुए पीसी राय ने कहा है कि चरक की पुस्तकें पढ़ने से ऐसा लगता है कि वह संसार के चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञों की सभा में बैठे हों जो हिमालय क्षेत्र में की जा रही हों, क्योंकि जो कृति उन्होंने लिखी है वो इस प्रकार की है जैसे चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों की कोई सभा चल रही हो। यूं तो वैज्ञानिक काल में ही भारतीय चिकित्सा पद्धति अपनाई गई थी, परंतु उनका मानना था कि वास्तविक विकास जो है चरक एवं सुश्रुत के द्वारा संभव हुआ। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पर महत्वपूर्ण दो ग्रंथें लिखी। पहला था चरक संहिता तथा दूसरा सुश्रुत संहिता। ये ग्रंथ अथर्ववेद के 1000 वर्ष बाद रची गई हैं। आइए जानते हैं आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की लंबी उम्र का विज्ञान। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति न केवल रोगों के उपचार में बल्कि रोगों के कारणों और लक्षणों का पता लगाने में भी मदद करता है। यह स्वास्थ्य के साथ साथ बीमारियों के लिए भी एक मार्गदर्शक है। यह स्वास्थ्य को तीन दोषों में संतुलन के रूप में परिभाषित करता है और रोगों को इन तीन दोषों में गड़बड़ी के रूप में परिभाषित करता है। जैसे जड़ी बूटियों की मदद से किसी बीमारी का इलाज करते हुए इसका उद्देश्य जड़ों पर प्रहार करके बीमारियों के कारण को दूर करने का है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और दीर्घायु रहा है। यह हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद पर एक ग्रंथ आत्रेय संहिता दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पुस्तक के रूप में मानी जाती है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति को जानने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है चरक संहिता।
चरक को आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना गया है। सुश्रुत, चरक, माधव, वाग्भट और जीवक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक हाल में पश्चिमी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया है? यह एलोपैथिक नामक आधुनिक चिकित्सा प्रणाली पर इसके कई लाभों के कारण है जो पश्चिमी मूल की हैं। चरक को प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। वह कनिष्क के दरबार में राजवैद्य, शाही चिकित्सक थे। उनकी चरक संहिता चिकित्सक पर एक उल्लेखनीय पुस्तक है। इसमें बड़ी संख्या में बीमारियों का वर्णन है और उनके कारणों की पहचान करने के तरीके, साथ साथ उसके उपचार की विधि बताती है। उन्होंने सबसे पहले पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा के बारे में बात की, जो स्वस्थ और इसलिए चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। चरक संहिता में बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमारी के कारण को दूर करने पर जोर दिया गया है। चरक आनुवंशिक के मूलभूत सिद्धांतों को भी जानते थे। क्या आपको यह दिलचस्प नहीं लगता कि हजारों साल पहले भारत में चिकित्सा विज्ञान इतनी उन्नत अवस्था में थी? भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्रम में अगला ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता चरक संहिता की अपेक्षा अधिक नियमबद्ध और वैज्ञानिक है। इसे आधुनिक माना जाता है। चरक संहिता ने दवाओं के विषय में ज्ञान दिया है, जबकि सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया के विषय में जानकारी दी गई है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ जैसे विकारों पर केंद्रित उपचार इसमें बताया गया है। चित्र की सहायता से देख सकते हैं शल्य क्रिया के जनक महर्षि सुश्रुत को। आइए जानते हैं तत्कालीन चिकित्सा पद्धति शल्य क्रिया के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों के विषय में। सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया की जानकारी थी, प्राचीन भारत में प्रचलित थी। वे लोग हाथ पैर काटना, पेड़ की चीर फाड़ करके आंतों की परेशानी देखना, पथरी निकालना और खोपड़ी के विषय में भी उल्लेख देखने को सुश्रुत संहिता में मिल जाता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक जवान लड़की बकिसपाला की एक टांग नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसकी लोहे की टांग लगाई। सुश्रुत और बंगभट्ट एक बहुत अच्छा चीरफाड़ करने के नियम प्रस्तुत करते हैं। इसमें उसके उपयोग के लिए मुख्य रूप से चाकू, सुई, कैंची, चिमटी, सिरिंज आदि का वो उपयोग करते थे, जिनको गर्म पानी से पुनः साफ किया जाता था। इसका भी उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है। और चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के ये उपकरणों का उपयोग शल्य क्रिया के लिए किया करते थे। महर्षि सुश्रुत ने अनेक रोगों का निदान के लिए शल्य क्रिया प्रारंभ की थी। उस समय में आधुनिक विज्ञान जिन शल्य क्रियाओं को 400 साल पहले शुरू किया था, वहीं ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राचीन भारत में इसे 2600 साल पहले शुरू कर दिया गया था। उन्होंने प्रसव, मोतियाबिंद तथा पथरी निकालने की विधियों को प्रतिपादित किया। इसके द्वारा लिखित ग्रंथ में सर्जरी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 125 से ज्यादा उपकरणों का उल्लेख सुश्रुत संहिता में मिल जाता है तथा 300 से ज्यादा प्रकार के ऑपरेशन की सूचना मिलती है। इनकी ग्रंथ का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जिसका लाभ पूरी दुनिया के लोगों ने उठाया है। महर्षि सुश्रुत का सबसे बड़ा योगदान राइनोप्लास्टिक सर्जरी और नेत्र शल्य चिकित्सा यानी कि मोतियाबिंद को हटाने के क्षेत्र में था। उन दिनों नाक और कान काटना एक आम सजा थी। युद्धों में खोए हुए अंगों की बहाली एक महान आशीर्वाद था। सुश्रुत संहिता में इन क्रियाओं का बहुत ही सटीक चरण दर चरण वर्णन किया गया है। हैरानी की बात यह है कि सुश्रुत द्वारा अपनाए गए कदम आश्चर्यजनक रूप से प्लास्टिक सर्जरी करते समय आधुनिक सर्जनों के समान था। सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया में प्रयुक्त 101 यंत्रों का भी वर्णन मिलता है। कुछ गंभीर ऑपरेशन किए गए, जिनमें गर्भ से भ्रूण को निकालना, क्षतिग्रस्त मलाशय की मरम्मत करना, मूत्राशय से पथरी निकालना आदि शामिल है। यूरोप में राइनोप्लास्टी यानी कि प्लास्टिक सर्जरी की इस तकनीक को मात्र 200 साल पहले अंग्रेज ले गए और उसे आधुनिक रूप में विश्व के सामने पेश किया। प्लास्टिक सर्जरी की इस तकनीक को रूस भी ले गया और उसे विकसित किया। नागार्जुन जैसे महान वैज्ञानिक ने सुश्रुत संहिता का नए सिरे से संकलन कर उसे आधुनिक रूप दिया। भले ही आधुनिक चिकित्सक में हिप्पोक्रेटस का
नाम अग्रणी हो, मगर 2600 साल पहले इन महान खोजों के कारण महर्षि सुश्रुत को प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। भारतीय चिकित्सा में वाग्भट की रचना अष्टांग हृदय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें शल्य क्रिया से संबंधित अनेक रोगों के उपचार के विषय में बताया गया है। वाग्भट तथा महर्षि सुश्रुत दोनों ने शल्य क्रिया के द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति को अभूतपूर्व योगदान देकर समृद्धशाली बनाया है। सुश्रुत संहिता में अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है। सुश्रुत संहिता में विस्तृत अध्ययन के लिए या उसके उद्देश्य से शव के चयन एवं संरक्षण की विधि का भी वर्णन किया गया है। एक बूढ़े व्यक्ति या एक गंभीर बीमारी से मरने वाले व्यक्ति के मृत शरीर को आमतौर पर अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, लेकिन सुश्रुत संहिता में यह वर्णन किया गया है कि शरीर को पूरी तरह से साफ करने और फिर एक पेड़ की छाल में संरक्षित करने की जरूरत थी। फिर इसे एक पिंजरे में रखा गया और नदी के एक स्थान पर सावधानी से छिपा दिया गया। वहां नदी की धारा उसे नरम कर दिया। 7 दिनों के बाद उसे नदी से हटा दिया गया। फिर इसे घास की जड़ों, बालों और बांस से बने ब्रश से साफ किया गया। जब यह किया जाता था तो शरीर के प्रत्येक आंतरिक या बाहरी भाग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यह विधि का भी यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। शरीर में रक्त संचार की जानकारी भारतीय चिकित्सक प्राचीन काल से ही मानते थे या जानते थे, जबकि यूरोपीय विलियम हार्ले ने 17वीं शताब्दी में इसकी खोज की थी। मनुष्य के बुखार, चेचक, क्षय रोग आदि के विषय में जानकारी के रूप में दवाई तैयार की गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान नागार्जुन की औषधियों के विषय में प्रशंसा की है और कहा है कि नागार्जुन बौद्ध ऐसे औषध विज्ञानी हैं जिनकी बनाई हुई एक गोली खाकर मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहा और न तो उसे मस्तिष्क का कुछ हुआ और न ही उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन दिखाई दिया। यह उपचार भारत में पूर्व से ही परिचित में था। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी थी। उन्होंने सर्जरी का उपचार कला का उच्चतम विभाजन और कम से कम भ्रम के लिए उत्तरदायी माना है। उन्होंने एक मृत शरीर की मदद से मानव शरीर का रचना अध्ययन किया। सुश्रुत संहिता में 26 प्रकार के ज्वर, 8 प्रकार की पीलिया तथा 20 प्रकार के मूत्र रोग संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है। 1100 से अधिक रोगों का भी उल्लेख उसमें देखने को मिलता है। 760 से अधिक पौधों का वर्णन किया गया। सभी भागों जैसे कि जड़, छाल, रस, राल, फूल आदि का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता था रोगों के उपचार हेतु। दालचीनी, तिल, मिर्च, इलायची, अदरक आज भी जो कि घरेलू उपचार में सम्मिलित किए जाते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में योग और ध्यान के विषय में आइए जानते हैं। पतंजलि योग का विज्ञान प्राचीन भारत में आयुर्वेद के एक संबंध विज्ञान के रूप में विकसित किया गया था, ताकि शरीर और मानसिक स्तर पर बिना दवाओं के उपचार किया जा सके। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की कृति योगत्र से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों के बाहरी विषयों से अलग करके मन को आंतरिक रूप से जोड़ना। अन्य सभी विज्ञानों की तरह इसकी जड़ें वेदों में है। यह चित्त को परिभाषित करता है और अर्थात किसी व्यक्ति की चेतना के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को भंग करना और संतुलन की स्थिति प्राप्त करना। यह उस शक्ति को गति प्रदान करता है जो चेतना को दिव्य बोध के लिए शुद्ध और उत्थान करती है। योग शारीरिक भी है और मानसिक भी। गौरतलब है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में तन और मन की शुद्धता एवं पुष्टता के लिए महत्वपूर्ण रूप से अपनाने की बात आयुर्वेद में कही गई है। इसकी महत्ता आधुनिक जीवन पद्धति के दुष्प्रभावों को कम करने में पूरी दुनिया ने योग और ध्यान का लोहा माना है और अपनाया है। शारीरिक योग को हठ योग कहा जाता है और आमतौर पर इसका उद्देश्य एक ही बीमारी को दूर करना और शरीर को स्वस्थ स्थिति बहाल करना है। राजयोग मानसिक योग है। इसका लक्ष्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार और बंधन से मुक्ति है।
एक ऋषि से दूसरे ऋषि को मुख द्वारा योग का संचार किया गया है, ऐसा माना गया है। इस महान विज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय पतंजलि को जाता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में ओम को ईश्वर का प्रतीक बताया गया है। वह ओम को एक ब्रह्मांडी ध्वनि के रूप में संदर्भित करता है, जो लगातार ईथर के माध्यम से बहती है, पूरी तरह से केवल प्रबुद्ध के लिए जानी जाती है। योग सूत्रों के अलावा पतंजलि ने चिकित्सा पर एक काम भी लिखा है और पाणिनि के व्याकरण पर काम किया है, जिसे महाभाष्य भी कहा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के अनुसार भी ध्यान योग मुद्रा बताया गया है, जिसके द्वारा शरीर और मानसिक रूप से कई व्याधियों को दूर करने के लिए इसको अपनाने का योग बताया गया है, जिसमें विपස්සना यानी कि ध्यान पद्धति है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विपස්සना ध्यान की एक विधि है, जो आत्मशुद्धि व आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन करने का एक तरीका है। यह मन और शरीर के बीच गहरे अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे शरीर की चेतना का निर्माण करने वाली भौतिक संवेदनाओं पर सीधे ध्यान केंद्रित कर अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना समझना, अर्थात विशेष प्रकार से शरीर व मन के आंतरिक संवेदनाओं को देखना विपश्यना कहलाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व यह विधि विलुप्त सी हो गई थी, परंतु इसका पुनः अनुसंधान करके इसे आधुनिक जगत में सार्वजनिक रोगों के लिए सार्वजनिक उपचार अर्थात जीवन जीने की एक कला के रूप में भारत में पुनः विकसित किया गया है या अपनाया गया है। विपश्यना केंद्रों पर सर्व सुलभ कराया जा रहा है। कई जगह पर या कई क्षेत्रों पर विपश्यना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसका लाभ जन साधारण उठा रहा है। विपश्यना के अनुसार हमारे विचार, विकार, भावनाएं, संवेदनाएं जिन वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चलते हैं वे स्पष्ट होते हैं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि कैसे आगे जाते हैं या पीछे हटने की प्रकृति कैसे दुखों को जन्म देता है, और या यूं कहें कि कैसे इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस ध्यान विधि को करने से समझने लगता है व्यक्ति, जिससे मनुष्य सजग, सचेत, अभ्रांति में या संयमित और शांतिपूर्ण बन जाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे जैन धर्म में भी अनेक ध्यान विधि के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा तन और मन पर विजय पाया जा सकता है और स्वस्थ रहा जा सकता है। औषधि शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष तो गुप्त काल में प्रबल हुआ, परंतु औषधि ज्ञान में अधिक वास्तविक प्रगति देखने को नहीं मिलता है। 6वीं शताब्दी में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान चिकित्सक धन्वंतरी था, जिन्होंने नवनीत कम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। इसी काल में इसकी रचना मानी जाती है। पालकप्या नामक पशु चिकित्सक ने हस्त आयुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि हाथियों से संबंधित रोगोपचार से संबंधित था। प्राचीन भारत में बीमार व्यक्ति की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाने की सलाह इन चिकित्सक संहिताओं में उल्लेखित किया गया है, जिसके साथ साथ वैद्य लोग पशुओं की भी चिकित्सा में पारंगत थे। रोगी व बूढ़े पशुओं की उचित देखभाल का प्रावधान भी चिकित्सा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। 600 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2600 साल पहले से ही भारत चिकित्सा विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका था। यही नहीं, आधुनिक काल की तरह अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरह के मेडिकल उपकरण तैयार किए जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में 74 तरह के सर्जिकल उपकरणों का वर्णन मिलता है। आज आवश्यकता है प्राचीन भारत के इन तमाम गौरवशाली वैज्ञानिक खोजों को पुनः शोध करने की, इन्हें आगे विकसित करने की, इनका संरक्षण करने की, जिससे भारतवर्ष की युवा पीढ़ी इन आविष्कारों को समझ सके, अपने प्राचीन गौरवों को जान सके, उसे आत्मसात करके अपने देश को वैश्विक पटल पर अग्रिम पंक्ति में लाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। तभी सही मायने में सर्वांगीण विकास संभव है, क्योंकि जिस देश की युवा पीढ़ी अपना गौरवशाली इतिहास को भुला देते हैं, उस देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है।
विद्यार्थियों, आशा है यह लेक्चर आपके अध्ययन के लिए हेल्पफुल हो सकेगा। सो कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।